आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी केसरी सिंह की रिहाई। बसंत का मौसम था। धूप निकल रही थी। महल की दीवारें पत्थर के टुकड़ों की थीं। इनमें खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनमें से होकर सूर्य का प्रकाश वहां पड़ रहा था। महल का फर्श स्वच्छ मकराने के पत्थरों का था। महाराणा मध्य बिंदु की भांति बीच में एक शीतल पाटी पर बैठे थे। उनका कद मंझोला, मूछें एकाध पकी हुई, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी थीं। दाढ़ी नहीं थी। वो बदन पर एक रेशमी बहुमूल्य चादर डाले थे। सिर पर दूध के झाग के समान सफेद पगड़ी थी, जिस पर एक बड़ा सा लाल तुर्रा लगा था। गले में पन्ने का एक अत्यंत मूल्यवान कंठा था। उनका सीना चौड़ा, उठान ऊंची और शरीर बलवान तथा फुर्तीला था। उनकी कमर में पीले रंग की धोती थी। उनके सिर के बाल काले और बड़ी बड़ी आंखें मस्ती से भरपूर थीं। महाराणा के दाहिने हाथ पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमार भीम सिंह बैठे थे। दोनों के मध्य बीच बीच में धीमे धीमे बातें हो रही थीं। कुछ सरदार कान लगाकर बातें सुन रहे थे और कुछ खाना खाने में लगे हुए थे। बादशाह आलमगीर से जो ये नई संधि हुई है, ये हम दोनों के लिए शुभ है। अब देखना यही है कि धूर्त बादशाह उसका पालन करता भी है या नहीं। महाराणा ने सहज गंभीर स्वर में कुंवर भीम सिंह से कहा। कुमार ने कुछ खिन्न होकर कहा, रावरी जैसे मर्जी हुई वही हुआ, परंतु आलमगीर पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो पूरा धूर्त और दुष्ट आदमी है। महाराणा ने जरा ऊंचे किंतु मृदु स्वर से कहा, इस संधि से दो शत्रु परस्पर मित्र हो जाएंगे। देश की बिगड़ी हुई दशा सुधरेगी। कृषि, व्यापार और व्यवस्था ठीक होगी। देश में अमन कायम होगा। एक सरदार ने खाते खाते कहा, खड़ीगम्मा अन्नदाता, हम तो चारों तरफ से लूटमार और जुल्म के समाचार सुन रहे हैं। संधि हुए अभी 1 मास भी नहीं हुआ, कई घटनाएं हो चुकी हैं। गरीब किसानों के खेत उजाड़े और गांव जलाए जा रहे हैं। महाराणा ने जलद गंभीर ध्वनि से कहा, इन सब शिकायतों को लेकर पारसौली के राव केसरी सिंह बादशाह के पास भीम के थाने शाही छावनी गए हैं। जब तक उसका जवाब नहीं आ लेता, उनके विरुद्ध कुछ राय कायम करना ठीक नहीं। कुंवर भीम सिंह ने लाल लाल आंखों से महाराणा की ओर देखकर कहा, और इसका क्या कारण है कि 1 महीना होने पर भी बादशाह ने यहां से छावनी नहीं उठाई? पुत्र का रोष देखकर महाराणा हंस दिए। उन्होंने कुंवर की पीठ थपथपा कर कहा, गुस्सा मत करो मेरे वीर पुत्र। इतना बड़ा बादशाह अपनी जिम्मेदारी को तो समझेगा, परंतु उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने अभी तक छावनी क्यों नहीं तोड़ी? महाराज, दिल्ली के बादशाह से ईमानदारी की आशा रखना व्यर्थ है। मुझे भय है कि वो अवश्य षड्यंत्र रच रहा है। कुमार ने उसी तीखे स्वर में कहा। महाराणा एकाएक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, उसे ईमानदारी सीखनी होगी। संधि संधि है, देश में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए। महाराणा की बात मुंह की मुंह में ही रह गई। धड़ाक से कमरे का द्वार खुला और धूल गर्द से लथपथ एक आदमी हवा के झोंके के साथ गिर पड़ा। गिरते ही उसने आर्तनाद के स्वर में कहा, दुहाई अन्नदाता की, क्या आपने कुछ सुना है? महाराणा के हाथ का कौर हाथ में रहा। कुंवर ने पूछा, कहो, क्या हुआ? महाराज, राव केसरी सिंह को कैद कर लिया गया और उनके साथियों के सिर काट डाले गए। श्रीमान, उन्हें बड़ा धोखा दिया गया। विश्वासघात करके उन्हें भीतर बुला लिया गया और उनके पीछे 20 आदमी उन पर टूट पड़े। अकेले वीर ने सबसे लोहा लिया, पर एक आदमी 20 के सामने कैसे ठहरता? वो घायल होकर बंदी हुए। महाराज, बड़ी कठिनाई से संदेश लेकर आया हूं। उन्हें कल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर कत्ल कर दिया जाएगा। उन्हें सेनापति रुहिल्ला खां 1200 सवारों की रक्षा में बदनौर के किले में ले गए हैं। कत्ल? कल सूर्योदय पर? कुमार भीम सिंह हाथ का कौर छोड़कर उठ खड़े हुए। सभी सरदार भोजन छोड़कर खड़े हो गए। कुमार ने मुट्ठी कसकर कहा, ये असंभव है। अब हम संधि की मर्यादा नहीं रख सकते।
सब सरदार एक स्वर में चिल्ला उठे, कभी नहीं। चलो, अभी हम केसरी सिंह को छुड़ाएंगे। कुमार की काली काली आंखों से आग बरसने लगी और वो क्रोध से थर थर कांपने लगे। महाराणा अभी तक चुप थे। उन्होंने गंगा जल से आचमन किया, अन्न को पाग पर चढ़ाया और तलवार खींचकर कहा, मैं संधि को रद्द करता हूं। वीरों, केसरी सिंह ने एक बार सिंह से मेरी प्राण रक्षा की थी, वैसे भी वो मेरी भुजा है। इसके सिवाय संधि और विग्रह का अभिप्राय ये है कि प्रजा अभय हो। केसरी सिंह को छुड़ाने का बीड़ा कौन लेता है? कुंवर भीम सिंह ने कहा, महाराणा, ये दासराव केसरी सिंह को लाकर अन्न जल ग्रहण करेगा। इसके बाद उसने सरदारों की ओर लक्ष्य करके ललकार कर कहा, ठाकरा, कौन कौन हमारे साथ जाएगा? सब चिल्ला उठे, महाराणा की जय, हम सभी तैयार हैं। महाराणा ने हर्षित होकर अपनी तलवार कुमार की कमर में बांध दी और वो वीर दल दर्प के साथ चल दिया। बसंती वायु आधी रात के सन्नाटे में शिशिर के झोंके दे रही थी। अभी वर्षा हो चुकी थी। पथरीली धरती में कहीं कहीं पानी भरा था। सड़कें साफ न थीं और बहुत अंधेरी रात थी। चारों तरफ उजाड़ वन था। कुछ फासले पर खड़े हुए नंगे पर्वत बहुत भयानक प्रतीत हो रहे थे। बदनौर का किला सामने दूर दिखाई दे रहा था। उस घनी अंधेरी रात में वो काले भूत की भांति प्रतीत हो रहा था। उसी पथ पर एक छोटे से कद का आदमी अकेला ही घोड़े पर सवार इधर से उधर चौकन्ना होकर देखता हुआ बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। उसकी घनी काली दाढ़ी, झब्बेदार साफा और चमकीला जिरह बख्तर तथा कीमती अरबी घोड़ा साफ बता रहा था कि वो कोई उच्च पदस्थ मुगल सरदार है। वो अपने असील काले घोड़े पर चढ़ा हुआ उस कीचड़ भरे, पथरीले, सुनसान, ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर धीरे धीरे चल रहा था। कभी वो ठंड से कांप उठता, कभी घोड़े की ठोकर से विचलित हो जाता। प्रतिकूल वायु तीर की भांति उसे भेद रही थी। हवा के ठंडे और दुखदाई थपेड़ों से बचने के लिए उसने अपनी कमर से कमर पट्टा खोलकर मुंह पर लपेट लिया था। केवल उसकी आंखें और नाक का अग्रभाग ही बाहर निकला हुआ था। एकाएक घोड़ों की टापों की आहट सुनकर वो चौंका। थोड़ी देर में देखा, सामने कुछ सवारों का दल आ रहा है। कुछ ही देर में उसने उनकी चमचमाती तलवारों और भालों की झलक देखी। वो हटकर झाड़ी में छिपकर खड़ा हो गया। एक एक करके सवार सामने आए। सबके आगे कुंवर भीम सिंह थे। वो मुश्की घोड़े पर सवार, सीना ताने, चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ गए। उनके पीछे के सवारों को मुगल ने गिना। कुल 10 थे। उसका माथा सिकुड़ गया। उसने भुनभुना कर कहा, या खुदा, खुद कुमार भीम सिंह इस आधी रात में कहाँ जा रहे हैं? इस बेवक्त के सफर का क्या मतलब? सवार आगे बढ़ गए। वो भी अपने रास्ते पर चला। आधा मील जाने पर उसने फिर घोड़ों की टापें सुनी। बहुत तेजी से दल आगे बढ़ रहा था। मुगल झाड़ी में छिप गया। सवार सामने होकर गुजरने लगे। कुल 10 सवार थे। सब सिर से पैर तक हथियारों से लदे हुए थे। उनके आगे श्वेत रंग के ऊंचे घोड़े पर जो व्यक्ति था, उसे देखकर इस मुगल के छक्के छूट गए। उसने फिर भुनभुना कर कहा, या खुदा, महाराणा भी इन चुनिंदा सवारों के साथ है। जरूर आज किलेदार की खैर नहीं। वो जरा तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसे फिर घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। उसने देखा कि तीसरे दल में भी 10 थे। सबके घोड़े कीमती थे, परंतु इनके पास हथियारों के स्थान पर कुदाल और पत्थर तोड़ने के हथौड़े थे। मुगल ने साहस करके पूछा, भाइयों, इस रात में कहाँ जा रहे हो? क्या बदनौर के किले में कुछ काम करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है? एक ने हंसकर कहा, हाँ जी, एक पहाड़ी कौवे का घोंसला तोड़ना है। वो बदनौर के किले में ही है। फिर बोलने वाला ही करके हंस दिया और वो सब आगे बढ़ गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर वो मुगल कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। उसने मन ही मन भुनभुना कर कहा,
आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे किले में लौटना ही पड़ेगा और किलेदार को इस आने वाली मुसीबत से सावधान करना पड़ेगा। उसने फिर घोड़ों की टाप सुनी और क्षण भर में फिर 10 सवार हथियारों से लैस उसके सामने से होकर गुजर गए। अब उसने अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया और फिर किले की ओर लौट पड़ा। उधर राजपूत वीरों के दल ने शीघ्र किले के पृष्ठभाग के नीचे दीवार पर कीलें ठोक कर चढ़ना आरंभ किया। निस्तब्ध रात्रि में किले के प्रहरी इस भाग में नहीं थे। सबसे पहले कुंवर भीम सिंह ने किले की प्राचीर पर पैर रखा और चढ़कर रस्सी को बुर्ज में बांधकर नीचे लटका दिया। रस्सी के सहारे सब योद्धा ऊपर पहुंच गए। महाराणा और उनके साथी 10 वीर नीचे ही शत्रु की गतिविधि पर नजर रखने को रह गए। सब वीरों ने तलवारें खींच ली और किले के प्रांगण की ओर बढ़े। वहां कुछ प्रहरी अलसाई अवस्था में बैठे ऊँघ रहे थे। सबको काट डाला। उनमें से एक को तलवार की नोक पर बंदी गृह का द्वार दिखाने के लिए विवश किया गया। बंदी गृह में कैदी सुख से खर्राटे ले रहा था। द्वार भंग के धमाके से उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर चटाई पर बैठ गया। सूर्योदय पर तुम कत्ल किए जाने वाले हो और इस समय सुख की नींद सो रहे हो, कुमार भीम सिंह ने कहा। बंदी खिलखिलाकर हंस पड़ा। केसरी सिंह ने कुमार के स्वर को पहचान कर कहा, असंभव है, जब तक आप जैसे स्वामी मेरे रक्षक हैं। उसने अपनी टांगें फैला दी और हाथों को ऊपर फैला दिया। भारी भारी बेड़ियां और हथकड़ियां झंझना उठी। उठो उठो, अभी हमें बहुत काम करना है। कुमार ने केसरी सिंह को पकड़कर उठाया, पर उन भारी बेड़ियों ने उसे उठने न दिया। परंतु कुमार ने केसरी सिंह को तुरंत उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। सब उसी प्रकार प्राचीर पर आकर रस्सी के सहारे नीचे उतर पड़े। नीचे आकर कुमार ने केसरी सिंह को कंधे से उतार कर कहा, बड़ा उजड्ड सवार रहा ये, और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। ये थी आचार्य चतुर सेन की लिखी कहानी केसरी सिंह की रिहाई।